बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इफ़ेक्ट्स ऑफ वाटर एंड डाइटरी फाइबर। वो कहता है स्ट्रिक्टली स्पीकिंग वाटर एंड डाइटरी फाइबर आर नॉट कंसीडर्ड एज न्यूट्रिएंट्स बट दे डू प्ले इम्पोर्टेंट रोल इन लाइफ। वो कह रहा है कि पानी और जो डाइटरी फाइबर है ना, इनको ना हम न्यूट्रिएंट्स के तौर पर, ग़िज़ा के तौर पर इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि पानी के अंदर भी एनर्जी नहीं होती, डाइटरी फाइबर के अंदर भी एनर्जी नहीं होती टू सम एक्सटेंट। इसमें सोलबल और इनसोलबल की आगे हम बात करेंगे। बहरहाल बात जो असल उसकी करने वाली है वो ये है कि इन दोनों को, पानी या डाइटरी फाइबर दोनों को हम क्या नहीं समझते, हम न्यूट्रिएंट्स नहीं समझते, लेकिन ये हमारी ज़िंदगी के अंदर बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। सबसे पहले पानी के बारे में बात करते हैं। अप्रोक्सीमेटली 60% ऑफ अडल्ट ह्यूमन बॉडी इज़ कंपोज्ड ऑफ वाटर। ये एक इम्पोर्टेंट MCQs है और ये आप अपने पल्ले बांध लें। वो कहता है अगर देखा जाए तो पानी जो है आलमोस्ट हमारे जिस्म का आलमोस्ट 60% हिस्सा जो हमारी बॉडी का है ना, वो पानी बना रहा होता है। और इसमें एक फ़नी फैक्ट ये है कि मैं आज तक, ये मुझे पूरे का पूरा ये वाला जो पैरा है ना, आज तक मुझे याद है, मुझे ज़बानी आज तक याद है। जब मैं 9th में था मैंने इसको इतना रट्टा मारा था। मेरा एक किसी ने मुझे बताया कि ये हमारे पास ना क्वेश्चंस के लिहाज से बड़ा इम्पोर्टेंट है। तो जब मैंने उसकी बात, वो अच्छा मेरा एक सीनियर था, उसने मुझे बताया कि ये तुम करो, ये पास पेपर में भी आता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस दफ़ा ये आके ही रहेगा। तो मैंने इसको बहुत रट्टा मारा और ये मुझे आज तक याद है। तो आपको इस तरह याद करना चाहिए। बहरहाल मैं तो रटा मारा करता था, लेकिन फिर मैंने FSC में थोड़ा कॉन्सेप्ट वगैरह लिया, तो फिर मेरे 501 नंबर थे अपने ज़माने में, 9th में भी। तो आपको चाहिए कि जो है ना कॉन्सेप्ट लें। आपकी तो ये खुशकिस्मती है कि मैं आपको पढ़ाता हूँ, और आपको ये मैं बारहा कहता हूँ कि आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती तो आप मुझे ज़रूर जो है आप क्वेश्चन मुझसे पूछ लिया करें। खैर, वो कहता है 60% ऑफ ह्यूमन बॉडी जो होती है वो पानी से मिलकर बनी होती है, और जितनी भी लाइफ है ना, नियरली ऑल लाइफ सस्टेनिंग केमिकल रिएक्शंस रिक्वायर एन एक्वस और वाटरी इन्वायरमेंट। जितनी भी ज़िंदगी है उसको बरकरार रहने के लिए केमिकल रिएक्शंस की ज़रूरत होती है। वो जितनी भी लाइफ है वो केमिकल रिएक्शन उसके अंदर हो रहे होते हैं, उसके अंदर मेटाबॉलिज्म हो रहा होता है। तो सब का सब जो जितने भी केमिकल रिएक्शन हैं उनको पानी की ज़रूरत होती है। ये देखें ना, कोई भी रिएक्शन होगा, ये हमारा जिस्म है, ठीक है, ये हमारा जिस्म है, मैं एक जार के तौर पर इसको प्रेजेंट कर रहा हूँ, उसके अंदर ये पानी है, पानी के अंदर रिएक्शन हो रहे होंगे, पानी के अंदर क्या हो रहे होंगे, रिएक्शन। तो कोई भी रिएक्शन जो है उसको होने के लिए, उसको अक्कर होने के लिए पानी की ज़रूरत होती है, या एक्वस मीडियम की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट वो बात करता है पानी इन्वायरमेंट में हमारे जो है खुराक के साथ जो है वो सोलबल हो जाता है, उसके साथ मिक्स हो जाता है और उसको मदद करवाता है जज़ब होने में। कहाँ पे? इंटेस्टाइन के अंदर, ठीक है। इंटेस्टाइन के अंदर जब पानी जो है वो खाने के साथ मिल जाता है और खाने को जो है जज़ब करवा देता है खून के अंदर। जो हमारी आंत है ना, मैं आपको दिखाता हूँ, इधर नहीं है, इधर, ये देखें, ये हमारी ब्लड आ रहा है, जब ये हमारी छोटी आंत है, ठीक है। मैं इधर से आपको पहले समझाता हूँ। ये हमारा, हमने खाना यहाँ से खाया, यहाँ पे आया, ये छोटी आंत में आ गया। अब छोटी आंत को उसने बड़ा करके यहाँ पे दिखाया, ये हमारी छोटी आंत है। उसके अंदर यहाँ पे खाना होगा ना, तो पानी क्या करेगा, पानी इसके साथ घुल मिल जाएगा और पानी इधर से होता हुआ इसके अंदर जज़ब हो जाएगा। जब ये जज़ब होगा तो ऊपर देखें ये खून की नाली है, खून के अंदर खाना चला जाएगा, तो इसको अब्जॉर्प्शन का नाम देते हैं, ठीक है। तो ये काम भी पानी जो है करवा रहा होता है, सही है। उसके अलावा वो कहता है सिर्फ ये ही नहीं, बल्कि जब हम अपना यूरिन जो है हमारा, जो यूरिन करते हैं यानी पेशाब करते हैं, छोटा पेशाब जो करते हैं हम, उसके अंदर वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, जो बॉडी को चीज़ें नहीं चाहिए होती ना, वो उस पानी में वो यूरिन में हम जो है वेस्ट कर देते हैं। यानी पानी अपने साथ जो गंदी चीज़ें होती हैं वो अपने साथ ले लेता है और फिर यूरिन से बाहर निकल जाता है, और बॉडी के जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं जो बॉडी को ज़रूरत नहीं होती, बॉडी उनसे छुटकारा पा लेती है। एंड अदर एसेंशियल रोल ऑफ वाटर इज़ टू मेंटेन द बॉडी टेम्परेचर। जिस्म का टेम्परेचर, जो जिस्म का दर्जा हरारत है, उसको भी बरकरार रखने के लिए जिस्म का एक मैकेनिज्म है। जब गर्मियों में हमारा जिस्म बहुत ज़्यादा गर्म होता है तो टेम्परेचर को कम करने के लिए हमारे जो स्वेट ग्लैंड हैं उनके अंदर एवेपोरेशन हो रही होती है, ठीक है। केमिस्ट्री में आप पढ़ेंगे, फिजिक्स में मेरे ख्याल में आप पढ़ेंगे एवेपोरेशन के बारे में फ़िलहाल, और ये केमिस्ट्री का वैसे टॉपिक है। ये मेरा हाथ है, इसके ऊपर स्वेट ग्लैंड्स हैं, ठीक है। मेरे हाथ के ऊपर जो स्वेट ग्लैंड्स हैं,
ये जब मेरा हाथ गर्म होता है तो इसके ऊपर हाथ के ऊपर पसीना आने लग जाता है, यानी पसीना जो निकलना है, स्वेट कहते हैं पसीने को। मेरे जिस हाथ से जो पसीना निकलेगा ना, उसको फिर हवा लगेगी और मेरा हाथ ठंडा हो जाएगा, नहीं तो मेरा हाथ गर्म हो सकता है। तो इस तरह से पानी जो है, पसीने के अंदर पानी होता है, तो पानी इस तरह हमारे जिस्म को ठंडा करने में भी मदद देता है, टेम्परेचर को मेंटेन करने में भी मदद देता है। नेक्स्ट वो बात करता है, अगर हमें ज़्यादा सारी डिहाइड्रेशन हो जाए ना, स्वेयर बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन यानी पानी की कमी हो जाए, तो हमें दिल के मसले भी, दिल के जो प्रॉब्लम्स होती हैं कार्डियोवैस्कुलर, दिल के जो मसले हैं वो भी हो सकते हैं। हमने ये एस्टिमेट किया है या कैलकुलेट किया है कि पानी जो है हर रोज़ एक बालिग आदमी को 2 लीटर पानी चाहिए होता है। एक जो आम जो जवान आदमी है उसको ज़िंदा रहने के लिए जो है एवरेज 2 लीटर पानी हर रोज़ पीना चाहिए, ठीक है। पानी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे जिस्म के लिए, हमारी ग़िज़ा में शामिल होना चाहिए पानी को, और ये हमारी बैलेंस डाइट को मॉडिफाई कर देता है। तो 2 लीटर पानी हर रोज़ आपको पीना चाहिए, ये भी एक MCQs है, ठीक है। उसके बाद वो कहता है इम्पोर्टेंट सोर्सेज ऑफ डेली वाटर, जो हमारा पानी का सोर्स है, जो हम पानी पीते हैं वो पानी में तो होता ही होता है। उसके अलावा दूध के अंदर भी पानी होता है, जूस वगैरह हम पीते हैं उनके अंदर भी पानी होता है, और जो सब्जियां खाते हैं उनके अंदर भी पानी होता है। तो हम इन चीज़ों से भी पानी ले रहे होते हैं, और पानी जो हम पीते हैं उसमें तो डेफिनेटली पानी, वो तो पानी ही होता है, और दूध, जूस और वेजिटेबल के अंदर भी पानी होता है। नेक्स्ट मूव करते हैं डाइटरी फाइबर्स की तरफ। वो कहता है डाइटरी फाइबर को हम रफेज भी कहते हैं, जो हमारे पास, इसको रफेज क्यों कहते हैं? रफ आपको पता है, जो हमें नई जो चीज़ें चाहिए होती है उसको हम रफेज बोलते हैं। लेकिन ये खुराक का क्यों हिस्सा है, इसकी आगे मैं अहमियत बताऊंगा। ये क्या है? वो कहता है ये भी ह्यूमन के खाने का एक हिस्सा है, लेकिन ये इनडाइजेस्टिबल है। इनडाइजेस्टिबल का क्या मतलब है कि ये हज़म नहीं होता। जब ये हम डाइटरी फाइबर जो खाएंगे वो हमारे अंदर हज़म नहीं होगा, ठीक है। जैसे हम पालक खाएंगे तो पालक हज़म नहीं होगी हमारे जिस्म के अंदर, और इसी तरह क्या इसबगोल हम खा लें, छिलका खा लें, वो हमारे अंदर हज़म नहीं हो रहा होगा, ठीक है। या फिर जो हम सेब खाते हैं उसका ऊपर वाला छिलका खा लें, वो तो हमारे अंदर हज़म नहीं हो रहा होगा। जैसे हम खाएँगे वो वैसे का वैसा हमारा जो है हमारा रिलीज़ हो जाएगा, ठीक है, एक्सक्रीट हो जाएगा बॉडी से, ठीक है, फीसिस की शक्ल में, पाखाने की शक्ल में। इट इज़ फाउंड ओनली इन प्लांट फूड एंड इट मूव्स अनडाइजेस्टेड थ्रू द स्टमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन एंड इनटू कोलोन। वो इसमें क्या कह रहा है कि ये क्या करता है, ये जो है पाया जाता है पौधों के अंदर सिर्फ, और ये क्या करता है, हज़म नहीं होता, और पहले मुंह के अंदर जाएगा। ये देखिए मैं आपको बताता हूँ, इधर हम खाएंगे जो डाइटरी फाइबर होगा वो इधर आएगा, मैदे के अंदर जाएगा, फिर मूव होता इंटेस्टाइन के अंदर आएगा, और फिर कोलोन के अंदर, ये कोलोन है, ये जो है ब्राउन कलर का, इस कोलोन के अंदर जाएगा, और लार्ज इंटेस्टाइन से, रेक्टम से निकल जाएगा बाहर एनस से, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हम आ जाते हैं, नेक्स्ट वो क्या बात करता है डाइटरी फाइबर की। नेक्स्ट वो कहता है डाइटरी फाइबर 2 किस्म के होते हैं, एक इंसोल्युबल डाइटरी फाइबर होता है और एक सोल्युबल होता है। जो इंसोल्युबल होता है वो जल्दी से हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन से गुजर जाता है और फिर बाहर निकल जाता है। ये किस के अंदर होता है? व्हीट ब्रांड, जो चोकर वगैरह हम खाते हैं, सीरियल्स के अंदर होता है, ठीक है, अनाज वगैरह के अंदर। स्किन जो होती है मैनी फ्रूट्स की, जैसे मैंने सेब की आपको पहले मिसाल बताई कि हमें छिलके समेत चीज़ें खानी चाहिए। जैसे कि हमारे पास सेब वगैरह है तो हमें चाहिए कि सेब का छिलका ना उतारें बल्कि सेब को छिलके समेत खाएं, ताकि उसके अंदर डाइटरी फाइबर मौजूद रहे। क्योंकि डाइटरी फाइबर लेने के हज़म तो ये होता नहीं है, लेकिन इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। वो आगे इधर फ़ायदे जो हैं बयान किए हुए हैं, मैं आपको नेक्स्ट बताता हूँ। और सब्जी वगैरह के अंदर भी क्या होता है, इनसोल्युबल डाइटरी फाइबर मौजूद होते हैं। अब वो कहता है जो सोल्युबल डाइटरी फाइबर होते हैं ना, वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं, वो तो सोल्व हो जाते हैं। सोल्युबल का मतलब ये है सोल्व हो जाना, इनसोल्युबल का मतलब है जो सोल्व नहीं होते। सोल्व का क्या मतलब होता है? घुल मिल जाना। अच्छा जी, सॉरी, कोई डिस्टर्बेंस हो रही थी तो मैंने वीडियो स्किप की। द सोल्युबल मैंने आपको बताया इनसोल्युबल जो डाइटरी फाइबर होते हैं वो हमारे पास व्हीट के अंदर होते हैं, सीरियल्स के अंदर होते हैं, फ्रूट की स्किन के अंदर होते हैं, यानी छिलके के अंदर, जो फल वगैरह होते हैं उनके छिलके के अंदर। अच्छा, आप ये नहीं है कि आप केला बगैर जो है केले का छिलका खा जाएं, या फिर आप माल्टा छिलके समेत खा जाएं, ऐसा नहीं है। जो फ्रूट जिनका छिलका खाया जा सकता है, जैसे कि एप्पल उसकी एक मिसाल है, ठीक है, या जैसे कि आड़ू है, आड़ू एक मिसाल है, ठीक है। इस तरह की पीच,
आप पीच खा सकते हैं, या फिर आप वो आलू बुखारा वगैरह इस तरह के फ्रूट जो है ना उनको छिलके के साथ खाएंगे तो वो उसका बेनिफिट ज़्यादा होता है। ठीक है, जिनका छिलका नहीं खाया जाता उनको डेफिनेटली आपने नहीं खाना, वो हमारे लिए हेल्दी नहीं होते। ठीक है, तो मैंने आपको बताया जैसे एप्पल है या पीच है, उनको हम खा सकते हैं, उनका छिलका हम यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, द सोलबल डाइटरी फाइबर ब्रेक डाउन, जो सोलबल डाइटरी फाइबर हो जाते हैं वो टूट जाते हैं हमारे एलिमेंट्री कैनाल के अंदर, यानी कि हमारे इंटेस्टाइन वगैरह के अंदर। ये हमारी जो हमारा मुंह से लेकर फिर हमारा ये हमारा स्टमक है, स्टमक के बाद इस तरह हमारी इंटेस्टाइन पड़ी होती है, इंटेस्टाइन के बाद हमारा फिर कोलोन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, असेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन, उसके बाद फिर हमारा सिग्मोइड कोलोन आ जाता है, फिर रेक्टम वगैरह आ जाता है, और फिर यहाँ से खुराक जो है बाहर निकल जाता है, हमारा वेस्ट प्रोडक्ट जो होता है ऊपर यहाँ से आता है एसोफेगस, और यहाँ से माउथ होता है। हमारा माउथ इधर मैं बना नहीं सकता, छोटी सी जगह है। तो इस तरह हमारी जो जितने भी ये जो जगह है ना, इसको एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। तो वो कहता है ये जो सोलबल फाइबर होते हैं एलिमेंट्री कैनाल के अंदर हजम हो जाते हैं। इट इज़ सोर्स, ये सोलबल डाइटरी फाइबर किस किस चीज़ के अंदर होते हैं, जो ओट्स होते हैं उनके अंदर, ठीक है, बीन्स वगैरह के अंदर, बार्ले वगैरह के अंदर, और फ्रूट्स के अंदर, और वेजिटेबल्स के अंदर। कोई भी बीन्स हम लोबिया वगैरह इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, या फिर हम ओट्स इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, या फिर हम जो फ्रूट्स वगैरह हैं उनको इस्तेमाल करेंगे तो उनके अंदर सोलबल डाइटरी फाइबर होंगे। नेक्स्ट अब मैं बताता हूँ जो अहम चीज़ है, फाइबर हमारे क्या करते हैं, हमें जो कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देते और कॉन्स्टिपेशन को प्रिवेंट करते हैं। प्रिवेंट का मतलब है रोक देते हैं, और रिलीफ का मतलब है अगर कॉन्स्टिपेशन हो गई है तो उसको ख़त्म करते हैं। तो जो हमें कब्ज़ होती है, जो हमें कब्ज़ होती है उसको कहते हैं कॉन्स्टिपेशन। ठीक है, तो कॉन्स्टिपेशन को रोकने के लिए या ख़त्म करने के लिए जो फाइबर्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। हाँ, जो हम जिस बंदे को कॉन्स्टिपेशन हो उसको आप फाइबर देंगे तो उसकी कॉन्स्टिपेशन ख़त्म हो जाएगी, या जिसमें हमें लगता है कि रिस्क है कि इस बंदे के अंदर कॉन्स्टिपेशन हो सकती है तो उसको भी हम जो है फाइबर जो हैं ज़्यादा देंगे खाने के अंदर। ये क्या करते हैं, इंटेस्टाइन के जो स्मूथ मसल्स हैं, जो मसल्स हैं स्मूथ मसल ही होते हैं इंटेस्टाइन के अंदर, उनको कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। देखिए मैं आपको बताता हूँ, ये देखें हमारा खाना इधर था, ठीक है, ये हमारा खाना इस जगह पे था, ऊपर से इस तरह कॉन्ट्रैक्शन होगी, खाना आगे जाएगा। फिर खाना यहाँ पे था, ये जगह कॉन्ट्रैक्ट होगी, खाना आगे जाएगा। फिर जब ये नीचे आएगा, ये जगह कॉन्ट्रैक्ट होगी, खाना आगे जाएगा। इस तरह जो फाइबर होता है ना, कॉन्ट्रैक्शन को ज़्यादा कर देता है और जल्दी से इंटेस्टाइन से पास आउट हो जाता है, यानी बाहर निकल जाता है। ठीक है, ये चीज़ उसने बताई है कि कॉन्ट्रैक्शन को इंक्रीज़ करवा देता है। अवॉइडिंग द कॉन्स्टिपेशन रिड्यूस द रिस्क ऑफ मैनी अदर डिजीज़। अगर हम कॉन्स्टिपेशन को रोक लें, अगर कॉन्स्टिपेशन ना होने दें तो हम बहुत सी बीमारियों से बच जाते हैं। जिस बंदे को कॉन्स्टिपेशन है डेफिनेटली उसको फीसेस नहीं आ रहे होंगे, वो फीसेस एक्सक्रीट नहीं कर पाएगा, रिलीज़ नहीं कर पाएगा। वो जब वॉशरूम में जाएगा वो बहुत ज़्यादा जोर लगाएगा जो है फीसेस के लिए, फीसेस को रिलीज़ करने के लिए तो उसके हार्ट के ऊपर प्रेशर पड़ेगा तो दिल की बीमारियां हो सकती हैं। उसके अलावा और बहुत सी बीमारियां हो सकती हैं, उसको भूख नहीं लगेगी, इंडाइजेशन हो जाएगी, उसके अलावा और बहुत से मसले होते हैं। इधर ये चीज़ें जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं कॉन्स्टिपेशन के हवाले से, कि हार्ट डिजीज़ वगैरह नहीं होंगी अगर हम उसको कॉन्स्टिपेशन नहीं होगी। तो कॉन्स्टिपेशन को रोकने के लिए हम फाइबर का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट वो कहता है जो सोलबल फाइबर होते हैं वो कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं और शुगर लेवल को भी कम करते हैं। जो बंदा डायबिटिक है उसको चाहिए कि वो सोलबल फाइबर्स ले ताकि उसका कोलेस्ट्रॉल भी कम हो, और उसका अगर वो डायबिटिक है उसकी शुगर भी कम हो। कोलेस्ट्रॉल कम होगा तो उसको दिल की बीमारियां नहीं होंगी। कोलेस्ट्रॉल दिल की नालियों में जाके जमा हो जाता है और हार्ट अटैक वगैरह हो सकता है। तो कोलेस्ट्रॉल डेंजरस है। कोलेस्ट्रॉल के लिए हमें सोलबल फाइबर लेना पड़ता है, और इन सोलबल जो फाइबर होते हैं वो कैंसर नहीं होने देते। तो ये जो डाइटरी फाइबर होते हैं, ये इंटेस्टाइन के अंदर जो इनसॉल्युबल फाइबर्स होते हैं वो हमें कैंसर, कार्सिनोजन कहते हैं, जो कैंसर प्रोड्यूस करते हैं। जो चीज़ें कैंसर प्रोड्यूस करती हैं ना उनको कार्सिनोजन कहते हैं। जैसे हम सिगरेट पीते हैं तो हमें लंग्स का कैंसर हो सकता है। सिगरेट के अंदर ऐसी चीज़ें होती हैं, कार्सिनोजेंस होते हैं जो कैंसर करते हैं। ठीक है,
तो बेसिकली फ़ाइबर लेने से हमें कब्ज़ से हम बच सकते हैं और मुख्तलिफ़ बीमारियों से बच सकते हैं। हमारा कोलेस्ट्रॉल सही हो रहेगा, कोलेस्ट्रॉल कम हो जाएगा, जिस बंदे को शुगर है उसकी शुगर कम रहेगी और उसके अलावा बंदे को कैंसर भी नहीं होगी। तो इतना ज़्यादा फ़ायदा है डाइटरी फ़ाइबर का इस्तेमाल करने में। हज़म तो होते नहीं हैं लेकिन ये कॉन्ट्रैक्शन को इंक्रीज़ कर देते हैं, कब्ज़ नहीं होने देते, कोलेस्ट्रॉल कम कर लेते हैं। ठीक है, ये असल में कब्ज़ क्यों कैसे नहीं होने देते मैं आपको छोटा सा आइडिया दे देता हूँ। वैसे ये आपके लेवल पे आपको ना भी पता हो तो कोई बात नहीं। जब हम खाना खाते हैं उसके साथ हम जब फाइबर खाते हैं, जैसे सलाद वगैरह हम खाएंगे, खीरे वगैरह, तो ये खुराक के साथ मिलेंगे और जो हमारा जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हमारे फीसिस जो निकलने हैं, ठीक है, उसको सॉफ्ट कर देंगे। जब वो सॉफ्ट हो जाएगा तो इजीली जो है हमारी एलिमेंट्री कैनाल से या हमारे कोलोन से मूव होता होता हमारा जो है रिलीज़ हो जाएगा, बॉडी से बाहर निकल जाएगा। लेकिन अगर वो खाना जो हमने खाया वो सख्त हो जाए तो वो फिर उसका बाहर निकलना, बॉडी से इंटेस्टाइन से बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा, जिसकी वजह से हमें कब्ज़ हो जाती है। ठीक है। उसके अलावा इसने बताया कि फाइबर सप्लीमेंट्स में इसबगोल का छिलका हम इस्तेमाल करते हैं। एक पाउडर सा होता है, पाउडर तो नहीं होता, बहरहाल छिलका होता है वाइट कलर का। आई बिलीव के इस्पागुल्ला एक प्लांट है, उससे हम ये ले रहे होते हैं, हस्त छिलके को कहते हैं। वो हम इस्तेमाल करते हैं जब आप फिजिशियन कहते हैं डॉक्टर को, जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं ना तो हमें अगर कब्ज़ हो तो वो कहता है इसबगोल का छिलका आप ले लो पानी में डाल के, तो आपकी कब्ज़ जो है वो ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, तो इसका उसने बताया। उसके अलावा इसबगोल का छिलका खाने से हमारा कोलेस्ट्रॉल कम हो सकता है और हमें कब्ज़ जिस बंदे को होती हो ज़्यादा वो इसबगोल का छिलका इस्तेमाल करे और इससे कोलेस्ट्रॉल भी हमारा कम होता है और उसके अलावा शुगर भी है, जो शुगर लेवल है वो भी हमारा कम हो जाता है। ठीक है, उसके बाद हम आ जाते हैं बैलेंस डाइट के ऊपर। जो इंसान है ना उनको ना मुख्तलिफ़ किस्म के न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं ताकि वो हेल्दी रह सकें और फिट रह सकें, सेहतमंद और फिट रह सकें। ये न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं ना हमें अप्रोप्रिएट यानी कि प्रॉपरली लेने चाहिए। ठीक है, अपने खुराक के अंदर एक ख़ास मिकदार में लेने चाहिए। ठीक है, अब बैलेंस डाइट की ये तारीफ आ गई है। अगर आ जाए ना डिफ़ाइन बैलेंस डाइट, तो यहाँ से स्टार्ट हो रही है और ये यहाँ पे ख़त्म हो रही है। वो कहता है, ये इसको डिफ़ाइन करते हैं कि ये कंटेन करती है ऑल एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स इन करेक्ट प्रोपोर्शन फॉर द नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी। इसका मतलब क्या है कि वो खुराक जिसमें एसेंशियल सारे अहम जो ग़िज़ाइयत है ना, सारी की सारी ग़िज़ाइयत मौजूद हो, जिसमें प्रोटीन हो, लिपिड्स हो, कार्ब्स हो, सारी की सारी चीज़ें मौजूद हो एक ख़ास मिकदार में, करेक्ट प्रोपोर्शन का मतलब है एक ख़ास मिकदार में, जो हमारा नॉर्मल हमें नशनुमा और हमारी डेवलपमेंट जो है हमारे जिस्म की करने में मदद दें, जो हमारे बॉडी को नशनुमा करने में और बॉडी को सेहतमंद रखने के लिए ज़रूरी हो, उसको हम बैलेंस डाइट कहती हैं। ऐसी खुराक जिसमें हर चीज़ मौजूद हो एक ख़ास मिकदार में, जो जिस्म के नॉर्मल नशनुमा के लिए और जिस्म की बढ़ोतरी के लिए, जो जिस्म की बढ़ोतरी में अहम किरदार अदा करे, उसको बैलेंस डाइट कहते हैं। अब बैलेंस डाइट इज़ रिलेटेड टू वंस एज। ये हर बंदे के लिए ना बैलेंस डाइट एक जैसी नहीं होती। बच्चों को और खुराक देंगे, उनकी बैलेंस डाइट और होगी। ठीक है, उनको और चीज़ देंगे, औरतों की और होगी, मर्दों की और होगी, जो एक जवान बंदा है उसकी और होगी। ठीक है, ये डिपेंड करता है उसके जेंडर के ऊपर कि वो जो है मेल है या फीमेल है, लड़का है या लड़की है, या औरत है या आदमी है, या उसकी एक्टिविटी जो वो रोज़मर्रा के जो काम करता है। ठीक है, एक मज़दूर है, उसको ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है, वो दिन रात मजदूरी करता है तो उसको ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है, उसकी खुराक भी वैसी एनर्जी वाली होनी चाहिए। और एक बंदा है वो सिर्फ जाता है, गाड़ी ड्राइव करता है, ऑफिस में जाता है, बैठा रहता है, तो उसको कम एनर्जी की ज़रूरत है। ठीक है, क्योंकि वो चलता फिरता नहीं है। तो इस तरह हम बैलेंस डाइट हर बंदे के लिए मुख्तलिफ बैलेंस डाइट इस्तेमाल करते हैं। It should include different type of nutrient and should be according to energy requirement। इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के जो हैं ग़िज़ाइयत के न्यूट्रिएंट्स मौजूद हों, लिपिड वगैरह, प्रोटीन वगैरह मौजूद हों, और इसकी जितनी बंदे की एनर्जी की ज़रूरियात हो ना उसके मुताबिक हों। हर बंदे की अपनी जितनी एनर्जी की ज़रूरियात है उसके मुताबिक हो। द फॉलोइंग चार्ट शो सम ऑफ द कॉमन फूड्स टेकन इन पाकिस्तान। ये चार्ट उसने बताया, इस चार्ट में वो खुराक है जो हम पाकिस्तान में आमतौर पर ले रहे होते हैं। एंड द परसेंटेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। और इसमें आल्सो इसमें क्या है, इसमें बताइए कि एक इस खाने के अंदर कितने परसेंट कार्बोहाइड्रेट्स हैं, कितने परसेंट लिपिड्स हैं और कितने परसेंट प्रोटीन मौजूद हैं। अब इनमें ना 3 इंपॉर्टेंट हैं। ब्रेड के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स ज़्यादा होती हैं। ठीक है, उसके अलावा आप एग कर लें, एग के अंदर प्रोटीन ज़्यादा होता है, और बटर कर लें, बटर के अंदर लिपिड ज़्यादा होते हैं। तो ये आप 3 कर लें, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। बाकी आप देख लें, 3 मैंने आपको करवा दिए हैं। ब्रेड के अंदर
शुगर कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होगी, अंडे के अंदर प्रोटीन ज़्यादा होगा और मक्खन के अंदर लिपिड ज़्यादा होंगे। ये 3 आपने ज़रूर याद करने हैं, बाकी आप जो है उसको रट्टा मार लें, इसमें कोई कंसेप्ट वाली बात नहीं है, ये सारी फिगर्स हैं, इनको आपने याद करना है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं रिलेशनशिप ऑफ बैलेंस डाइट विद एज, जेंडर एंड एक्टिविटी, कि क्या ताल्लुक है बैलेंस डाइट का, क्या ताल्लुक है हमारे उम्र के साथ, हमारे जेंडर के साथ, कि हम मेल है या फीमेल है और वो क्या काम करता है, उसके साथ क्या ताल्लुक है हमारी खुराक का, खाना कैसा होना चाहिए हर बंदे के लिए। जैसे ही हमारी ग्रोथ पीरियड होता है ना, हमारा हाई मेटाबॉलिक रेट होता है, ठीक है। जब हम बच्चे होते हैं ना, हम बड़े हो रहे होते हैं, हमारी हड्डियां बढ़ रही होती हैं, हमारा हाइट बढ़ रही होती है, हमारा कद इंक्रीज़ कर रहा होता है और हमारी नशनुमा ज़्यादा हो रही होती है, तो उस वक्त हमारा मेटाबॉलिक रेट, हमारे अंदर जो केमिकल रिएक्शन हो रहे होते हैं वो बहुत ज़्यादा हो रहे होते हैं, तो हमें तब एनर्जी ज़्यादा चाहिए होती है। एंड सो बॉडी नीड्स बैलेंस डाइट दैट कंटेन मोर एनर्जी, हमें ज़्यादा एनर्जी वाली डाइट चाहिए होती है, खाना चाहिए होता है। लेकिन जब बंदे अडल्ट हो जाते हैं, जब हम एक दफ़ा हमारी 18 साल से ज़्यादा उम्र हो जाती है, जब हम अडल्ट हो जाते हैं, जवान हो जाते हैं, उसके बाद हमें कम प्रोटीन चाहिए होता है हमारी बॉडी में। लेकिन जवानी से पहले जब इन्फेंसी होती है, जब बचपन होता है, तो उस वक्त हमें ज़्यादा ताकत चाहिए होती है, ज़्यादा प्रोटीन चाहिए होता है, क्योंकि उस वक्त हमारा बॉडी ज़्यादा नशनुमा पा रही होती है, तो इसलिए हमें ज़्यादा चीज़ें ज़रूरत होती हैं। एक बिल्डिंग बन रही होगी तो उसमें ज़्यादा चीज़ें, ज़्यादा सीमेंट वगैरह लगेगा, जब वो बिल्डिंग बन जाएगी तो फिर कभी कभार वो टूटेगी फूटेगी या उसका कलर गिरेगा तो हम पेंट करवा देंगे। इसी तरह जब बच्चा अपनी नशनुमा कर रहा होता है तो उसको ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है, जब वो फिर जवान हो जाता है उसके बाद उसकी एनर्जी थोड़ी कम हो जाती है। बट ग्रोइंग बॉय और गर्ल नीड्स मोर प्रोटीन, एक जवान जो बंदा है ऑलरेडी उसको कम एनर्जी ज़रूरत है, लेकिन एक जो बॉय है, एक जो बच्चा है या एक लड़की है जो ग्रो कर रही है, उसको ज़्यादा प्रोटीन, ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है। सिमिलरली चिल्ड्रन नीड मोर कैल्शियम, जो छोटे बच्चे होते हैं उनको कैल्शियम ज़्यादा चाहिए होता है जवानों और बड़े लोगों की निस्बत, ठीक है, फॉर देयर ग्रोइंग बोन एंड रेड ब्लड सेल। जो बच्चे होते हैं उनकी हड्डियां बढ़ रही होती हैं ना, तो उनको ज़्यादा कैल्शियम की ज़रूरत होती है, क्योंकि हड्डियों के अंदर कैल्शियम होता है, तो उनकी हड्डियां बढ़ रही होती हैं। बच्चों की हड्डियां बहुत तेज़ी से बढ़ती हैं, तो उनको कैल्शियम की भी ज़रूरत ज़्यादा होती है। नेक्स्ट वो कहता है कि जो मेल या फीमेल होना है उसका भी बैलेंस के साथ ताल्लुक है। जैसे औरतें होती हैं उनको कम एनर्जी चाहिए होती है क्योंकि उनके अंदर कम मेटाबॉलिक रेट होता है, ठीक है, और जो आदमी होते हैं यानी मर्द होते हैं उनको ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है क्योंकि वो ज़्यादा काम, आपको खुद पता है एक आदमी है वो मजदूरी करेगा या कुछ करेगा, औरतें घर में रहती हैं इतना काम नहीं करती, तो उनको उस हिसाब से एनर्जी चाहिए होती है। होपफुली आपको सारी बातें समझ आ रही होंगी मेरी। अच्छा, नेक्स्ट वो कहता है जैसे मुख्तलिफ लोग हैं उनका मुख्तलिफ लाइफ स्टाइल होता है, मुख्तलिफ लोग होते हैं, कोई मजदूर है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, तो वो मुख्तलिफ काम करते हैं, तो उनकी खुराक भी उसी तरह होनी चाहिए। उनका नेचर, उनकी वो किस तरह का काम करते हैं उसके ऊपर उसकी डाइट जो है डिपेंड करती है। एक आदमी है वो उसका सेडेंटरी लाइफ स्टाइल है, सेडेंटरी नहीं सेडेंटरी लाइफ स्टाइल है, इसका मतलब है वो सुस्त है, पूरा दिन पड़ा रहता है। अच्छा, तो एक बंदा है उसका सेडेंटरी लाइफ स्टाइल है, मतलब वो सुस्त है, वो कोई काम करता नहीं है, चलता फिरता नहीं है, तो उस वजह से उसको कम एनर्जी की ज़रूरत है। एक बंदा है वो बहुत काम करता है, भागता है पूरा दिन फीट पे, चलता फिरता है, उसको ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है। जो सुस्त बंदा है वो कम भी खाए तो उसका गुजारा हो जाएगा, लेकिन एक जो काम करने वाला बंदा है उसको खाना भी ज़्यादा पड़ेगा क्योंकि उसने काम ज़्यादा करना है। अब ये चार्ट है, इसमें सिंपली इसने बताया हुआ है एक बच्चा है अगर वो लेज़ी सा है उसको 1000 एनर्जी भी दी जाए, 1000 किलो कैलोरी एनर्जी भी दी जाए, किलो कैलोरी एनर्जी भी दी जाए, उसका काम हो जाएगा। लेकिन वो बच्चा एक्टिव है अगर थोड़ा सा, तो उसको 1400 कैलोरी देनी पड़ेगी, और अगर वो ज़्यादा थोड़ा एक्टिव है तो फिर भी 1400 आप लगा लें, ठीक है। एक लड़की है उसकी उम्र अगर 14 से 18 साल है, उसको अगर वो सुस्त है तो उसको 1800 चाहिए, अगर वो ज़्यादा काम करती है तो उसको 2400 एनर्जी चाहिए, 2400 किलो कैलोरी एनर्जी चाहिए, ठीक है। इसी तरह एक आदमी है जिसकी सेम एज हम लगा लें 14 से 18 है, लेकिन इसको एनर्जी 2200 चाहिए, फीमेल थी उसको 1800 चाहिए क्योंकि इसका क्या है मेटाबॉलिक MR लिख रहा हूँ, मेटाबॉलिक रेट कम है, इसका MR मेटाबॉलिक रेट ज़्यादा है, तो इसको देखें 1800 की बजाय इसको 2200 एनर्जी चाहिए। अगर वो एक्टिव बच्चा है, एक्टिव लड़का है 14 से 18 साल के दरमियान, तो उसको कम से कम 2800 से 3200 किलो कैलोरी एनर्जी चाहिए। तो देखें उम्र के लिहाज से हर एक बंदे को मुख्तलिफ एनर्जी चाहिए होती है, ठीक है, तो ये चीज़ें आप समझ लें।
उसके बाद आपने एक चार्ट बना लेना है अपने घर में। आपने उसमें देखना है सुबह नाश्ते में क्या खाना है, मिड मॉर्निंग में आपने क्या खाना है 12 बजे, फिर लंच में क्या खाया आपने दोपहर के खाने में, फिर दोपहर के बाद दोपहर में क्या खाया, फिर दोपहर के बाद शाम को क्या खाया, फिर रात को डिनर में क्या खाया, संडे को, मंडे को, ट्यूसडे को, वेडनेसडे को, फिर थर्सडे को, फ्राइडे को, सैटरडे को क्या खाया। ये चार्ट बना लें और फिर इसमें देखें कि आप कितनी हर रोज़ एनर्जी इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन पूछता है, एक फिजिशियन है, उसने कहा है कि व्हीट ब्रेड की जगह आप इस्तेमाल करें वो वाला आटा इस्तेमाल करें जिसके अंदर छान जो है, छान कहते हैं इसको, वो वाला आटा इस्तेमाल करें जिसके अंदर छान मौजूद हो, दूसरा आटा ना खाएं। इसके पीछे क्या वजह थी? इसके पीछे वजह ये है, डॉक्टर के पास बंदा जाता है, वो उसे कहता है कि छान वाला आटा खाओ, छान के बगैर वाला ना खाओ। तो उसकी वजह क्या हो सकती है, उसके पीछे क्या रीज़न है, उसका क्या पर्पज़ है, पर्पज़ का मतलब उसका क्या मकसद है। उसका मकसद ये है कि वो जो डॉक्टर है उसने कहा कि डाइटरी फाइबर का इस्तेमाल करो, क्योंकि हमने पीछे पढ़ा है कि ये देखें इनसॉल्युबल डाइटरी फाइबर का व्हीट ब्रांड जो चोकर वाला आटा है वो वाला, उसके अंदर इनसॉल्युबल डाइटरी फाइबर होता है। तो इस बंदे को कॉन्स्टिपेशन होगा तो ये डॉक्टर के पास गया होगा, उससे पूछा होगा कि भाई डॉक्टर साहब मैं क्या करूं। तो डॉक्टर ने कहा वो वाली ग़िज़ा इस्तेमाल करो जिसके अंदर छान हो, सफ़ेद आटा ना इस्तेमाल करो, लाल आटा इस्तेमाल करो। तो उसमें लाल आटे में क्या था, लाल आटे के अंदर डाइटरी फाइबर थे जिसकी वजह से उसकी कॉन्स्टिपेशन से उसे रिलीफ मिल जाएगी। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट करेंगे हम प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू न्यूट्रिशन इन द नेक्स्ट वीडियो। Any query, any question you can ask, and please like and subscribe my channel.